दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर की, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 150 क्वेश्चन साथियों, आप घरों में हैं, घर के अंदर है लॉकडाउन की वजह से, तो ये आप कुछ नहीं, आपको कम से कम 1 घंटे का वक्त देना पड़ेगा साथियों। 150 क्वेश्चन आप कंप्लीट करिए मॉडल पेपर, और आंसर आप वीडियो में कमेंट करिए। अपने जो आपका जो आंसर हो, आपका जो ओपिनियन हो, वो आपको कमेंट करके बताना है इनबॉक्स में नीचे जाकर, ठीक है। तो पहले आप आज मॉडल पेपर ये है, तो इसको जरूर पूरा अच्छे ढंग से देखिए। आपका प्रिपरेशन अभी तक कितना हुआ है, कितना आप कर पा रहे हैं, कितना अभी और बाकी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम अभी 2 महीने नहीं होना है। 2 मंथ आपका कोई भी टीटी का एग्जाम नहीं होना है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी पता नहीं कितने दिन अब और बढ़ सकता है आपका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे हैं जो की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, जो बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए किससे? जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उत्तर देखेंगे तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, अर्थात छात्रों की जिज्ञासा की तात्कालिक संतुष्टि उनके अधिगम एवं आत्मविश्वास में वृद्धि करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड नंबर है साथियों कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन कर देना या करना, उन्हें प्राप्तकालीन सभा में उपदेश करना। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अर्थात बच्चों को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता, बल्कि शिक्षक स्वयं भूमिका निर्वाह करके उनके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करके सिखा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, क्योंकि एक बालक के विकास में समय के साथ इनमें सभी परिवर्तन प्रासंगिक है। रूप भी है, दर भी है, अनुक्रम भी, और ठीक है, ये तीनों हैं। अगला देखेंगे। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो शिक्षक को क्या होना चाहिए? राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का क्या हो जाए? शिक्षक को ज्ञान हो चाहिए। अर्थात एक शिक्षक को छोटे बालकों को पढ़ाने के लिए अपने अध्यापन विषय पर अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, साथ ही उसे बाल मनोविज्ञान का गहन ज्ञान होना भी अनिवार्य है, ठीक है। तो अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि आपकी कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक होगी, विकासी होगी, या सांख्यिकी होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकासी विधि होगी, क्योंकि बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि क्या है? विकास की विधि मानी जाती है, ठीक है। बच्चे की क्यों मानी जाती है? क्योंकि साथियों एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि विकासी विधि है। हरलाक के अनुसार विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य बालक के पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की योग्यता प्राप्त होती है। अब यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन है कि हरलाक के अनुसार विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य बालक के पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की योग्यता प्राप्त करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि 6 नंबर है गर्भावस्था का समय है। जो गर्भावस्था का है वो समय है आपका गर्भधारण से जन्म तक, जन्म के प्रथम वर्ष तक, गर्भाधारण का समय, या इनमें से कोई नहीं। तो गर्भावस्था का समय क्या होगा साथियों? गर्भधारण से क्या हो जाएगा? जन्म तक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक, या शिक्षक?
तो शिक्षक क्या है आपका आवश्यक घटक नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीखने की प्रक्रिया अधिगमकर्ता तथा उससे संबंधित मुख्य घटकों पर केंद्रित होती है। अधिगमकर्ता उसका स्वास्थ्य तथा प्रेरक सीखने की परिघटना के लिए आवश्यक घटक होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन, वाद्य अनुबंधन, अफरेंट अनुबंधन या सामाजिक अनुबंधन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरेट अनुबंधन। क्यों? क्योंकि बीएफ स्किनर 1904-1990 में क्या है, सुदृढ़ीकरण, दंड और विलुप्त होने के आधार पर अपरेंट अनुबंधन के विस्तृत व्याख्या की है। इसके अनुसार प्रेरक की उपस्थिति में सुदृढ़ क्रमिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित बदलाव संभव है। इसे पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं। किसने कहा? बीएफ स्किनर ने कहा था कि 1904-1990, यानी कि बीएफ स्किनर का जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म दिवस है 1904 है, और इनका मृत्यु कब हुई थी? 1990 में हुई थी। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रश्नों? तो कई प्रकार से पूछता है। ठीक है, तो कई प्रकार से बच्चे क्या है, किस प्रकार सीखता है? तो कई प्रकार से सीखता है। जैसे बालक संपूर्ण जगत में ज्ञान प्राप्त के अनेक साधन, विधियां, उपाय, अनुकरण, अनुभवों द्वारा सीखता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास? तो क्या हो जाएगा? एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास, ये आपके लाभकारी नहीं है। बाकी आपके जो छात्र का विपणन लाभकारी है, सहकर्मी संचार का विकास भी लाभकारी है, और छात्र शिक्षक संबंध का विकास लाभकारी है। अर्थात एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के बालक का अभिप्रेरण विकास तथा सहकर्मी संचार का विकास होता है। इसके साथ बालक के भावात्मक विकास तथा शिक्षक के साथ संबंध में स्थायित्व आता है तथा बालक सक्रिय अधिगम की स्थिति में रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में अधोप्रदत्त में से कौन एक बेमेल पद है? विस्तारण, संचयित परिवर्तन, ठीक है, परिवर्त और पुनर्वलन अनुसूची, या हो गया प्रतीक क्या होगा? मितव्ययिता। तो क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में अधोप्रदत्त कौन सा एक बेमेल पद है? तो विस्तारण जो है आपका पहला, ये आपका बेमेल पद है। क्योंकि साथियों संचयित प्रतिवर्ष यानी कि रिफ्लेक्स रिजर्व, पुनर्वलन अनुसूची हो गया, प्रतीक मितव्ययिता, सभी क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है। लेकिन आपका विस्तारण संबंध यानी कि ट्रायल एंड एरर जो है आपका संबंध नहीं, यानी कि बेमेल पद है। ठीक है, यानी कि मेल नहीं खा रहा, बेमेल। ये मेल का विलोम क्या हो जाएगा? बेमेल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास? तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है साथियों अभियोग्यता का विकास। अर्थात संज्ञानात्मक विकास का आशय अभियोग्यता के विकास से है। इससे शारीरिक कौशल या व्यक्तिगत विकास का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तिगत की विशेषता किस रूप में बताई जा सकती है? शारीरिक विशेषताओं का समुच्चय, मनोवृत्तियों और शील गुणों का समुच्चय, परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की समुच्चय शैली, या उपरोक्त सभी? तो व्यक्तिगत की विशेषता किस रूप में बताई जा सकती है? आपकी उपरोक्त सभी में बताई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि बेरोन के अनुसार व्यक्तियों की अनूठों एवं संवेगों, चिंतनों तथा व्यवहारों के सापेक्ष रूप में स्थिर पैटर्न के रूप में व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है साथियों, अगर वीडियो आपको ज़्यादा स्पीड लग रहा हो तो वीडियो आपको स्पीड स्लो भी कर लेना है। आप स्लो कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे साइड में, यहाँ पे देखेंगे एक तीन ऐसे बिंदी लिखा होगा, उसमें क्लिक करेंगे, उसमें आपका रहता है कितना स्पीड करना है, स्पीड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, स्लो भी कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। ठीक है, तो प्रश्न क्या है देखिए। प्रश्न है आपका अधोलिखित किस परीक्षण में सामाजिक बुद्धि एक व्यक्तित्व आयाम है? तो क्या होगा? सीपीआई द राइट आंसर हो। अधोलिखित किस परीक्षण में सामाजिक बुद्धि एक व्यक्तित्व आयाम है? तो सीपीआई, क्योंकि उपर्युक्त परीक्षण में सीपीआई एक ऐसा परीक्षण है जो सामाजिक बुद्धि को व्यक्तित्व का आयाम मानता है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक बालक की वास्तविक आयु 15 वर्ष है तथा मानसिक आयु 21 वर्ष है, तो उसकी
क्या है, बुद्धलब्ध। ये एक नंबर पक्का समझिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही आता है, 100% चांसेज रहते हैं, ठीक है। तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि एक बालक की वास्तविक आयु 15 वर्ष है तथा मानसिक आयु 21 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्ध होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा इसका सूत्र होता है, कि बुद्धिलब्ध बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मानसिक आयु आपकी कितनी है, 21 वर्ष है, तो 21 कर देंगे, वास्तविक आयु 15 वर्ष है, तो 21 बटे 15 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो आपका 140 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि के एकल कारण का या एक तत्व, बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत तो कौन थे, अल्फ्रेड विने थे, क्योंकि एक तत्व के प्रतिपादक अल्फ्रेड विने थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि वह एकल शक्ति है जो एक समय में व्यक्ति को एक ही कार्य करने के लिए अग्रसर करती है। किसी व्यक्तित्व के एक विशेष में निपुणता अन्य क्षेत्र में भी निपुणता सिद्ध करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया था। बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया था, तो थ्रस्टोन ने किया था, क्योंकि थ्रस्टोन के समूह कारक या तत्व सिद्धांत स्पीयरमैन के द्विकारक व थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांतों का मध्यवर्ती सिद्धांत है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांतों का मध्यवर्ती सिद्धांत कौन है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, थर्स्टोन थे, ठीक है, थर्स्टोन भी हो जाएगा, ठीक है। बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन तो आप कौन हो जाएगा, थर्स्टोन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छे समायोजन की विशेषता है, संवेगात्मक अस्थिरता हो जाएगी, सहनशीलता हो जाएगी, अनियमित दिनचर्या होगी या आत्मविश्वास में कमी। तो अच्छे समायोजन की विशेषता क्या होती है, सहनशीलता होती है, क्योंकि अच्छा समायोजन वही कर सकता है विशेषता जो सहनशील कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो क्या हो जाएगा, आवश्यकताओं का हो जाएगा, क्योंकि समायोजन से तात्पर्य वही होता है जो स्वयं की विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल करना हो ताकि संतुष्ट कर सकता है, यानी कि आवश्यकताओं को हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्नोद किस पर आधारित है, देखिए अंतर्नोद के सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्नोद किस पर आधारित है, मूल प्रवृत्ति पर, प्रलोभन या संज्ञान या आवश्यकता। तो आवश्यकता पर आधारित है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको बताया, बहुत मेहनत लगी है साथियों इस वीडियो बनाने में, क्वेश्चन कलेक्शन करने में, तो लाइक जरूर कर दीजिए एक बार, ठीक है। प्रणोद सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा में व्यक्ति या पशु में एक विशेष अवस्था जिसे प्रणोद की अवस्था कहा जाता है पाई जाती है। प्राणी में इस अवस्था की उत्पत्ति उसकी शारीरिक आवश्यकता या बाह्य उद्दीपक से उत्पन्न होती है। इस अवस्था की विशेषता यह है कि व्यक्ति यहाँ काफ़ी क्रियाशील हो जाता है और उसका व्यवहार उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, तो यह एक निश्चित लक्ष्य की ओर पहुँचने में अग्रसर होने लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं तो परिणाम होता है, क्या हो जाएगा, जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हो तो क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व हो जाएगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति में दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होने लगता है तो वह अपने आप में तनाव महसूस करता है, तो द्वंद्व उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सी विधि से शिक्षण कराने में नवीनता आती है, भाषण विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से, खेल विधि से, भ्रमण विधि से। तो खेल विधि से आती है। कौन सी विधि से शिक्षण कराने में नवीनता आती है, खेल विधि से आती है, ठीक है। ये आपका डिटेल है, डिटेल में भी पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चंस हैं। डिसलेक्सिया का संबंध है मानसिक अक्षमता से, लेखन अक्षमता से, पढ़ने की अक्षमता से या शारीरिक अक्षमता से। तो डिसलेक्सिया पे किस्सा हो जाएगा, पढ़ने की अक्षमता से होता है, ठीक है। क्योंकि डिसलेक्सिया एक अधिगम अक्षमता है जिसके उत्पन्न होने पर बालक में पढ़ने की अक्षमता संबंधी दोष प्रकट होने लगते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। आपकी सुरक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे, कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे। क्योंकि अति मेधावी छात्रों की प्रतिभा का समुचित उन्नयन समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है या स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है। तो विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशेष शिक्षा
की आवश्यकता होती तो विकलांग क्या हो जाएगी, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तित्व विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तित्व के 10 गुण, अभिरुचि और योग्यता के जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक और यानी कि फर्स्ट सेकंड दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद पर का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का किसके प्रयोग समान अर्थ में किया? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता। तो आपका क्या हो जाएगा, सृजनात्मकता पर किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। साथियों कोई भी डाउट हो कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, डाउट आपका क्लियर कर देंगे। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? क्या हो जाएगा आपका, स्वानशीलता हो जाएगा, स्वालीनता हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या हो जाता है, आश्रित चर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया का आश्रित रहता है उस पर। ठीक है, कहते हैं ना कि आश्रित होना यानी दूसरे पर होना, तो क्या है, शिक्षण प्रक्रिया पर ही तो विद्यार्थी क्या होते हैं, क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है तथा ज्ञान से विकास होता है और इसकी संरचना होती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 से बातचीत की गई कि ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, ज्ञान के विकास होता है, ज्ञान से क्या होता है, विकास होता है और इनकी संरचना होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ये आपके देखिए पेडागोजी किससे, आपके बाल विकास का ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ये बाल विकास के हमने क्या है आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अब देखिए गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्टली गद्यांश पढ़ूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा साथियों, तो वीडियो पॉज करके आप गद्यांश धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने इतना कर दिया, इसके बाद मैं इतना बढ़ा रहा हूँ। देखिए स्लोली पूरा गद्यांश आपको पढ़ लेना है वीडियो पॉज करके। ठीक है, मैं गद्यांश यहाँ पे, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपके क्वेश्चन पे आऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि देखिए इस गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ कुछ शब्द निकलेंगे। ठीक है, वाक्य भी निकलेंगे, उन आधारित पर यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्या दिया है, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? क्या दिया है, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, और आपका देखिए 32 में निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन बन रहे थे हाँ में बन रहे थे कि तत्सम शब्द है, लेकिन अब जो आएगा क्या होगा, नहीं में भी ज़्यादा कंफ्यूजन करने के लिए नहीं दिया रहेगा। तो निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, चरित्र, लोहा, कोश, प्रचंड। दोस्तों तत्सम तद्भव का मैंने एक वीडियो बना रखा कि तत्सम तद्भव कैसे पहचान सके, तो आज ही चैनल को ज्वाइन करिए अगर नए हैं, और वहाँ पे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोज में जाइए, वहाँ आपको तत्सम तद्भव को पहचानने का मैंने ट्रिक आपको बताया था, तो वो फॉलो कीजिए, आपका 1 से 2 नंबर जरूर पक्का कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा लोहा क्या है आपका, तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्टली लिए जाते हैं, तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत के रूपांतरण होते हैं। तो लोहा आपका रूपांतर नहीं है। ठीक है, लौह अगर होता तो हो सकता था आपका तत्सम होता, लेकिन लोहा लिखा है। ठीक है, और चरित्र, कोश, प्रचंड ये आपके संस्कृत से डायरेक्टली लिए गए, ये आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। षष्ठी शब्द का विलोमार्थी तो बहुत ही होगा। षष्ठी मतलब होता है रचना। ठीक है, षष्ठी मतलब होता है साथियों रचना, रचना का क्या हो जाएगा फिर विलोम, इसका विनाश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस शब्द में बी उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है? तो विकास में देखिए बी, विकास की बात की गई, तो विकास में आपका बी उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, विदेश में बी धन देश हो जाएगा, बी से बी धन भिन्न हो जाएगा। ठीक है, और बी से बी धन ज्ञान अलग कर सकते, लेकिन विकास को क्या है आप बी धन काश नहीं लिख सकते, बी इसमें उपसर्ग नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विक। ठीक है ना,
यहाँ पे विक उपसर्ग होगा इसका, ठीक है। तो आपका कौन सा नहीं हुआ, विकास का, ठीक है। बहुत ही कंफ्यूजन वाले हो गए, इसलिए हमने इस तरह का मॉडल पेपर तैयार किया है। उद्योग धंधों में कौन सा समास होगा, तो उद्योग धंधा, जो देखिए उद्योग और धंधा दिया है तो कौन सा समास हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, समाहार का द्वंद्व का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे अभी तक हमने पद्यांश पढ़ा था, अब हम गद्यांश का यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें से आपको देखिए 36 से 40 तक रहेंगे, ठीक है। इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं स्लो इसको स्पीड करके आगे बढ़ा रहा हूँ, आपको गद्यांश वीडियो पॉज करके पढ़ लेना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। त्रिलोकेश्वर श्री कृष्ण की मित्रता और प्रीति सुदामा नाम के एक दीन दुर्बल ब्राह्मण से थी, उक्त वाक्य काल है। देखिए कृष्ण और सुदामा की मित्रता की यहाँ पे चर्चा की गई है आपके गद्यांश में, ठीक है। तो उक्त काल क्या होगा, तो सामान्य भूतकाल है। भूतकाल मतलब क्या होता है, पहले का सामान्य भूतकाल, ठीक है। यहाँ पे देखिए सामान्य शब्द जो है, देखिए सामान्य कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये देखिएगा भविष्यत काल तो नहीं हो सकता, आगे की नहीं है। समान वर्तमान काल नहीं हो सकता है, अपूर्व भूतकाल नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, समान भूतकाल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। हम अपने बनाए हुए विशाल राज मंदिर में उन दीन दुर्बलों को आने भी न देंगे। रेखांकित पद क्या हो जाएगा, आपका विशेषण है। जो ये विशाल है तो ये आपका क्या है, पद का विशेषण कहलाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। आस्तिक शब्द का अर्थ है, आस्तिक होता है ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को ना मानने वाला, गरीबों को ईश्वर को मानने वाला, गरीबों को ईश्वर ना मानने वाला। तो ईश्वर को मानने वाला आस्तिक होता है और नास्तिक होता है ईश्वर को ना मानने वाला, यानी कि आस्तिक का विलोम हो जाएगा नास्तिक, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। पर यह बात चित्त पर कुछ बैठती नहीं, इस वाक्य में क्रिया का भविष्यत काल में रूप होगा, ठीक है। तो भविष्य काल में मतलब क्या हो जाएगा, ये बात चित्त पर कुछ बैठती नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, नहीं, जो क्या है यहाँ पे ये जो शब्द लिखा है नहीं बैठेगी, नहीं बैठेगी क्या हो जाएगा आपका, भविष्य काल हो जाएगा, यानी नहीं बैठेगी। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाता नहीं बैठ गई है, मतलब प्रेजेंट हो जाता, नहीं बैठ गई थी यानी कि हो जाता, लेकिन बैठेगी, ठीक है। आप जाएंगे बाहर तो डंडा मार खाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नित्य एक वचन शब्द है, भगवान, कंगाल, दीन, ब्राह्मण। तो भगवान आपका क्या होगा, एक वचन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। चोर के दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है, बहुत ही सिंपल सा है, यानी कि अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका के मुहावरे का अर्थ है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अन्य विकल्प तर्क संगत नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका ये किया गया है, सेकंड ऑप्शन राइट कर दिया गया है। एक बार कही बात जो दोहराते रहना, यानी एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए शब्द है, क्या शब्द है आपका, पिष्ट पेषण हो जाएगा। जब एक बार कही बात को दोहराते रहना क्या हो जाएगा, पिष्ट पेषण होता है, क्योंकि एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लेकिन पिष्ट पेषण जबकि क्या हो जाएगा, प्रकथन को भूमिका कहते हैं एवं प्रस्तावना किसी शीर्षक का प्रथम चरण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। जो बुद्धिहीन शब्द है वह व्याकरण के किस संवर्ग में है, तो आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। विशेषण के संवर्ग में है, क्योंकि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है, इस शब्द में बुद्ध की हीनता का भाव स्पष्ट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत से ईंट गिरी, इस वाक्य में कौन सा कारक है। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। छत से ईंट गिरी तो क्या हो जाएगा, आपका अपादान हो जाएगा। देखिए अपादान कारक क्या होता है, छत है, ठीक है, ये आपका छत है और ये एक ईंट है, ये अब नीचे गिर जाएगी तो क्या होगी, इससे क्या होगी, अलग हो जाएगी, तो अपादान हो जाएगा, ठीक है। संबंध तो नहीं होता, संबंध किससे होगा, धरती से हो जाएगा। ईंट का धरती से जब गिर जाएगा तो धरती से संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अपादान इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। महोर्मी का संधि विच्छेद है, तो महाधन उर्मी क्या हो जाएगा, महोर्मी संधि विच्छेद महाधन उन होता है और गुण संधि होता है, क्योंकि आ बड़ा ऊ मिलके ओ बनता है, ठीक है। इसका अनुदाहरण भी जैसे महाधन ऊर्जा महोर्जा, गंगाधन उर्मी गंगोर्मी, ये आपके गुण संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है, जो समष्टि का विपरीतार्थी क्या हो जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सभी लोग क्या हो गए, समष्टि के क्या हो गए, क्या करके आ जाते हैं,
क्या असिस्ट करके आ जाते हैं, जो बहुत गलत है। तो आपका समष्टि का क्या हो जाएगा, व्यष्टि करके, जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समष्टि का विपरीतार्थी शब्द व्यष्टि होता है, जबकि विशिष्ट का समान एवं अपुष्टि का पुष्ट होता है, अशिष्ट का शिष्ट विलोम होता है। इसलिए हमें व्याख्या में सारे यहाँ पे दे दिए गए हैं ऑप्शन के, ताकि आपको कन्फ्यूजन कहीं ना हो। ठीक है, अगर इस टाइप के भी कोई भी ऑप्शन पूछ लिया जाए ताकि आपसे बन सके। करपट का तद्भव रूप है, जो आपका करपट है उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो करपट हो जाएगा। ठीक है, करपट नहीं, सॉरी, कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, करपट यानी कि कपड़ा, क्योंकि करपट आपका क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। इसका तद्भव यानी कि संस्कृत का रूपांतरण शब्द तो कपड़ा हो जाएगा, और संस्कृत अगर तत्सम में पूछा तो आपका करपट क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे व्याख्या में दिया गया कि करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है, ना कि कपट। करपेट एवं कपूर, जबकि कपूर का तत्सम कर्पूर होता है। ये भी ध्यान दीजिए, कपूर आपका क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम कर्पूर होता है। अगला देखेंगे, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या होगा, रमधन अनीय हो जाएगा। ठीक है, रमन अनीय, तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि रमणीय में अनीय प्रत्यय है। अनीय प्रत्यय के अन्य शब्द जैसे आदरणीय, उल्लेखनीय, अभिनंदनीय, ठीक है, तो ये आपके क्या होगा, अनीय प्रत्यय हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला देखेंगे, चराचरम यानी कि जगत में कौन सा समास है। जो चराचरम ये शब्द है, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा, मैं आपको बता दूं, चराचरम में द्वंद्व समास है, इसमें सामाजिक पद होगा चर और अचर। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों के बीच और का लोप हो जाता है, जैसे जय पराजय अर्थात जय और पराजय, सीता राम अर्थात सीता और राम। आयोग ने इनका उत्तर कर्मधारय माना है, जो कि असंगत प्रतीत होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब अभ्यागत आपका देखिए शब्द में दिया है, कौन सा आपका उपसर्ग हो जाएगा, तो अभी क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा। मैं आपको बता दूं उपसर्ग क्या है, शब्द के जो पहला भाग होता है वो आपका उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, और आपका प्रत्यय भाग क्या होता है, जो शब्द का अंतिम भाग होता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो कौन सी नहीं आपकी, तो क्या है, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रैकली। देखिए, अभिग्रहित अन्वेषण, तो क्या हो जाएगा, अभिक्रमित अन्वेषण आपकी शिक्षण पद्धति क्या होगा, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। और किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और क्या है, ड्रैकली आपका ये पद्धति है, क्योंकि भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रैकली अन्वेषण प्रणाली आती है, जबकि आपकी अभिक्रमित अन्वेषण भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, बल्कि यह अधिगम से संबंधित है। ठीक है, अगला देखेंगे, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का। ठीक है, तो अगर ये आ जाए तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित आ जाए तो आंख मूंद कर महात्मा गांधी लगा देना है। ठीक है, अगला देखेंगे, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। जो व्याकरण शिक्षण उसके लिए उपयुक्त क्या नहीं है, तो क्या होगा, कक्षा अनुभव। ठीक है, कक्षा अभिनय प्रणाली आपका व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है, ओवरहैंड प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर में, स्लाइड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, या अपारदर्शी प्रक्षेप यानी ओपक प्रोजेक्टर में, ठीक है, या फिल्म स्ट्रिप में। तो किस दृश्य में उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग नहीं होता है, तो ओवरहैंड प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर में नहीं होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है कि मौन पठन के विषय में धारणा है। जो मौन पठन है उसके विषय की धारणा है, तो क्या हो जाएगी आपका, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मौन पठन विषय में क्या धारणा है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। ठीक है, ये आपका देखिए व्याख्या भी दे दिया गया, तो आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो बहुत ही हेल्प करेगा आपके लिए समझने के। ठीक है, समझ जाएंगे अच्छी तरह से। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है, क्योंकि ये हिंदी शिक्षण शास्त्र का आपका टॉपिक चल रहा है अभी। ठीक है, तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है, तो क्या हो जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात ये आपका उद्देश्य कथन आता है, क्योंकि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना के अंतर्गत उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के उपरांत आता है। प्रस्तावना किसी भी संदर्भ का आमुख होता है, जो कि एक कथ्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, डिटेल आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है साथियों।
शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वाक्य प्रयोग। ठीक है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है तो क्या वाक्य प्रयोग तरीका करेंगे, सर्वाधिक मानी जाती है आपकी। अगला देखेंगे, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, आपका सही है, और ये आपके तीनों गलत है। पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज कर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा जो है और का एक उत्तम साधन है, तो किसका है? भाषा सोचने और महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, तो किस पर है? भाषा सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो अनुकरण पर बल देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे मैथ्स का आ गया। ठीक है, मैथ्स का चल रहा है, तो सभी लोग चाहते हो तो पेन और कलम, वीडियो पॉज कर पेन और कॉपी उठा लें, क्योंकि मैथ्स का यहाँ पे 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, सबसे छोटी आभाज्य संख्या का मान सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या से कितना कम होगा? ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी आभाज्य संख्या भी आपकी 2 होती है, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा? 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, जब तक आप इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और इसका सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन क्या है साथियों? 117, 119 और 143 में कौन सी अभाज्य संख्या है? ठीक है, तो मैं आप बता दूं, 117 3 से भी भाज्य है, 119 7 से भी भाज्य है, 143 11 से भी भाज्य है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, देखिए 93 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 566 प्लस 9378 प्लस 79 प्लस 8, यानी कि 8.999 या 999 का योगफल क्या होगा? ठीक है, अब देखिए योगफल देखिए कैसे निकालते हैं, प्रश्नानुसार देखिएगा प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्नानुसार अभी संख्या, तो मैं पहले बता दूं, देखिए ये जो लाइनिंग है दशमलव में, ये यहाँ पे जो दी गई है, क्या करना है आपको? पार्ट वाइज कर लेना है। ठीक है, दशमलव के बाद वाली संख्या इधर लिखना है, और जो पूर्ण संख्या हो तो इनको पहले लिख लेना है। ठीक है, इस टाइप में लिखेंगे तो आप लोगों क्या है साथियों, आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस कर लीजिएगा, ऐसे प्लस करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, आप तो समझ गए होंगे राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 563 प्लस 957, 683 और 926 का योगफल क्या होगा? तो बहुत ही इजली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन आएगा। ठीक है, बहुत इजली है इसका योग करना, सभी लोग कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए इसकी बात करते हैं। ठीक है, 95 नंबर, 3/7 का कौन सा चित्र सही निरूपण नहीं दर्शाता है? ठीक है, जो नहीं दर्शाता है वो आपको बताना है, और इसका आंसर आपको देखिए कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कौन सा आपका नहीं दर्शाता है? 3/7 का कौन सा चित्र सही निर्माण रूप में नहीं दर्शाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ यहाँ पे ड्राइंग बॉक्स दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये ऐसे दिया ना ड्राइंग बॉक्स, इसको आपको थोड़ा देख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि उपर्युक्त में चित्र सेकंड, यानी कि सेकंड को 1 इकाई मान लिया जाए, ठीक है, तो फर्स्ट और 6 नंबर तक के सभी चित्रों को छायांकित भाग का मान क्या होगा? देखिए बहुत ही टफ क्वेश्चन है थोड़ा, तो मैं इसको आंसर मैं आपको बता दूंगा क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है, जैसे व्याख्या देखिए, चित्र फर्स्ट और सेकंड के भिन्न, देखिए यहाँ पे मान देख लेंगे, 1/2 धन 1, 1/2 धन 1/2, 1/2, 1/2 ऐसे कर लेंगे, ऐसे आएगा। ठीक है, प्लस आपको इनको क्या डायरेक्टली कॉमन कर लेंगे, 1/2 को कॉमन करेंगे, इसमें क्या जब जोड़ लेंगे इनको क्या है पूरा इसका जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5/2 आ जाएगा, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, जब आपके भिन्न में क्या होता है, अंश बटे हर होता है, और जब आधार आपके समान हो यानी कि हर आपके जब समान हो, ठीक है, तो घातें क्या है, घातें यानी कि अंश हो आपका क्या जुड़ जाता है, तो अंश सभी के 1 1 करके 5 हो जाएंगे। ठीक
ठीक है, 5 1 है, 5/2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3 सही, 1/2 आ जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर ड्राफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है, हम देखकर रिप्लाई करेंगे आपको। एक कमरा है, उसकी बीमाएँ दी गई 18 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर। बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बीमाएँ पूरी पूरी नापी जा सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 मीटर है। कैसे, आइए, अभीष्ट पैमाना क्या है, 18 मीटर, 12, 10 मीटर का क्या करेंगे, मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी कि क्या होगा, SCF निकालेंगे। ठीक है, SCF निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 18 20 यानी एक साथ निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा आपका। इसके बाद क्या है, सभी संख्याएं नहीं कट रही हैं, 2 से ही कट रही हैं, तो 2 मीटर आपका क्या आ जाएगा, बड़ा सा बड़ा पैमाना वो आपका 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। क्या आयताकार एक खेत है, 320 मीटर लंबाई है और 200 मीटर उसकी चौड़ाई है। तो खेत में अधिकतम क्षेत्र वाली बराबर माप का वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। प्रत्येक क्यारियां की भुजा ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मैं आज सॉल्व करते हैं। प्रश्न अनुसार वर्गाकार की भुजाएं, देखिए वर्गाकार क्यारियां जो है उनकी भुजा क्या दी गई है, 320 मीटर दी गई है, 200 मीटर क्या करेंगे, दोनों का SCF निकाल लेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे इतना तो आपसे बनता होगा, नहीं बनता है तो मैंने 25 वीडियो वहाँ पे डाला जो बेसिक से मैथ्स आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल ज्वाइन करके प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे लिखा वर्ग 3 गणित, ठीक है, गणित क्लासेस, उसको ज्वाइन करिए, 25 वीडियो देख लीजिए। मैथ्स में आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, 30 में से 30 ला लेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं है, डाउट नहीं, हम पूरा रॉकिंग इन्फॉर्मेशन आज चैनल में आए हैं तो पूरा कंठस्थ करके जाएंगे। ठीक है, तो इसका देखिए CF निकाल लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 करेंगे तो 40 इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, प्रत्येक क्यारियों की भुजा क्या हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। किसी कक्षा में 48 विद्यार्थियों का औसत अंक 45 है। ठीक है, कक्षा में लड़कों का औसत अंक 40 और लड़कियों का औसत अंक 50 है। कक्षा में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, माना कक्षा में X लड़का और Y लड़की मान लेना है। ठीक है, लड़कियों का प्राप्तांक क्या हो जाएगा, 50 दिया है ना। ठीक है, प्राप्तांक लड़कियों की इतना दिया, 50 दिया हुआ है, तो 50 हमने क्या Y माना है तो 50Y हो जाएगा लड़कियों का, और लड़कों का प्राप्तांक क्या 40 दिया है ना, तो 40Y 40X हो जाएगा। लड़का का हमने X माना है, लड़की का Y माना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि कक्षा में लड़कों का औसत अंक 40 और लड़कियों का 50 है, तो कक्षा में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात क्या होगा, यानी कि दोनों को प्लस कर लेंगे, 50Y + 40X बटे क्या करेंगे, लड़का धन लड़की जोड़ लेंगे, बराबर क्या आ जाएगा, 45 कर लेंगे, क्योंकि औसत अंक 45 दिया है और विद्यार्थी आपके 48 है। ठीक है, तो इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, 50 40 से करेंगे। ठीक है, XY क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45X 45Y आएगा। ठीक है, अब देखो 50Y - 45Y करेंगे तो 5Y, और 45X - 40X करेंगे तो 5X आ जाएगा, यानी X/Y और 5/5 यानी 1:1 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज ही हमारे चैनल को अगर नए आए हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो एक घंटी होगा उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहले आप व्यूअर हों जो कि हमारा वीडियो देख सके। ठीक है, पहले व्यूअर बनने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन की एक मैकेनिक की औसत आय सप्ताह के प्रथम 4 दिन 18 तथा अंतिम 4 दिन 22 है। यदि सप्ताह के चौथे दिन वह 20 कमाता है तो पूरे सप्ताह के लिए उसकी औसत आमदनी क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिए प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि एक मैकेनिक औसत सप्ताह में प्रथम 4 दिन में 18 कमाता है। ठीक है, ठीक है, और प्रथम दिन देखिए 18 है, अंतिम दिन 22 है। यदि सप्ताह के चौथे दिन वह 20 कमाता है तो पूरे सप्ताह की उसकी औसत आमदनी क्या होगी। देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेस्टरडे बराबर बटे 4 कर लेंगे, बराबर 18 दिया है। क्या दिया है, प्रथम 4 दिन। तो देखिए फर्स्ट वीक के यानी वीकली के यानी सप्ताह के प्रथम 4 दिन कौन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार। ठीक है, ये आपके 4 दिन होते तो बटे 4 कर देंगे हम। ठीक है, और इसके बराबर 18 है तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो देखिए 4 × 18 हो जाएगा, तो 18 × 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट नंबर डाल लिए, समीकरण फर्स्ट डाल दीजिए। ठीक है,
फर्स्ट डालने के बाद क्या करेंगे, दूसरा आप देखिए जो आपका कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 दिन 22 है, अंतिम 4 दिन। अब सप्ताह के अंतिम 4 दिन कौन कौन से होते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। यानी शुक्र क्या हो जाएगा, वेडनेसडे क्या हो जाता है आपका बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो बुध भी शामिल है इसमें, ठीक है। बराबर 88 दिया है तो क्या करेंगे, बराबर 88 आ जाएगा। अब ये समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ लेना है, क्योंकि पूरा वीक का है, जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, देखिए 160 टोटल आ गया। अब यहाँ पे कह रहा कि वह चौथे दिन 20 रुपये कमाता है, यदि सप्ताह के चौथे दिन 20 कमाता है, ठीक है, तो पूरे सप्ताह की उसकी औसत आमदनी क्या होगी। अब यहाँ पे 20 कमाता है, ठीक है, तो 20 यहाँ पे माइनस कर लेंगे, बराबर 140 आ जाएगा। तो अतः पूरे सप्ताह का औसत क्या आ जाएगा, 140 आ गया, बटे 7 भी करेंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, औसत निकालना है। ये टोटल आपका 140 आया है, ठीक है। औसत निकालेंगे, 7 का भाग देंगे 140 में, तो 20 आपका क्या हो जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि वह वस्तु 9 रुपये अधिक में बेची गई होती है तो उस पर 12.5% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आइए देखिए समझते हैं बहुत ही अच्छे से। प्रश्न अनुसार देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, अधिक मूल्य गुणे 100 बटे दोनों प्रतिशत का योग, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालने का सूत्र है, ठीक है। अधिक मूल्य गुणे 100, अधिक मूल्य कितना है 9 है, गुणे 100 कर लेंगे, बटे में दोनों का प्रतिशत कितना दिया है 10 और 12.5 दिया है, तो करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 40 रुपये आ जाएगा, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 40 रुपये निकल के आ गया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 में बेचता है, यानी एक व्यक्ति है जो 2 मशीन को क्या है, प्रत्येक को यानी क्या हो गया, एक मशीन की कीमत 396 में विक्रय मूल्य कर देता है, यानी एक मशीन का विक्रय मूल्य 396 हो गया, ठीक है। और एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम हानि प्रतिशत देखेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार हानि प्रतिशत, अब देखिए 10 का स्क्वायर कर देंगे बटे 100 कर देंगे। क्यों करेंगे भैया 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10% का लाभ भी हो रहा है, हानि भी हो रही है, ठीक है। 100 बटे 100 नहीं 1% आ गया, यानी कि 1% की उसकी हानि हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे दिया है कि 2 स्रोतों से 1500 पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13 रुपये 50 पैसे का अंतर आता है, उनकी ब्याज की दरों में अंतरण होगा, तो क्या होगा, माना ब्याज की दर R1 तथा R2 मान लेंगे। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, ठीक है, ब्याज की क्या है, दरों में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, सभी लोग जानते हैं सूत्र, ठीक है। तो देखिए मूलधन आपका 1500 दिया है, 2 स्रोतों का, R1 आपका दर निकालना है और समय 3 वर्ष बटे 100 कर दीजिए, इसका आ जाएगा 13.50 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या कर लेंगे, R1 R2 का निकाल लेंगे, दोनों का माइनस करके कितना आ जाएगा आपका 13 रुपये 50 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी ब्याजों के दरों का अंतर भी पूछा गया है, ठीक है। तो R1 माइनस R2 क्या करेंगे, 1350 गुणे 100 कर लेंगे, 3 गुणे 1500 कर लेंगे, तो 0.3% में आ जाएगा, ठीक है। ये प्रतिशत में नहीं था, प्रतिशत में निकालने के लिए ऐसा करेंगे, ठीक है। तो आपका प्रतिशत में आ गया, ठीक है, क्योंकि आपके ऑप्शन प्रतिशत में दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रतिशत में भी निकल के आ गया। अगला देखेंगे, किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा, किसी वार्षिक प्रतिशत दर के, ठीक है। तो क्वेश्चन वीडियो चाहे स्लो कर सकते हैं, पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा खिंच जाएगा साथियों, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अपने अनुसार पढ़िए, फिर इसका सोल्यूशन अपने अनुसार निकालिए, फिर हमारा सोल्यूशन एक बार देखिए कि क्या हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो साथियों तो यह ज़रूर सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए 10 ग्रुप में या 5 फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपको इस मेहनत का कुछ नहीं सपोर्ट करना है, तौर पर एक मोरल सपोर्ट करना है, ठीक है साथियों। चलिए तो अब इसका आंसर निकालते हैं। देखिए मिश्र धन क्या है, 100 मान लेना है, क्योंकि गणित मैथ में मानना बहुत पड़ता है, क्योंकि हम तो मैथ से पढ़े हुए हैं, तो पता है साथियों कि बहुत मानना पड़ता है। यानी कि किस वर्ष प्रतिशत दर से
किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन 2/5 होगा। तो भैया हमने मान लिया कि मिश्र धन 100 है, तो प्रश्न अनुसार ब्याज बराबर क्या होता है, 100 गुणे 2/5 बराबर 40 कर लेंगे, क्योंकि मिश्र धन कितना दिया, साधारण ब्याज का 2/5 दिया है। ठीक है, तो आपका देखिए 2/5 दिया तो 40 आपका निकल के आ गया। ब्याज आपकी कितनी करी भैया, 40 निकल के आ गई। और मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन ऋण ब्याज होता है, यानी कि 60 आपका मूलधन निकल के आ गया। समय आपका 10 वर्ष दिया गया है पहले से ही। ठीक है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर आपका हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर हो जाएगा, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, 20/3 बराबर 6 सही 2/3। ये आप निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, उसको आप क्या है पक्षांतरण करके आप दर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ऋजुकोण का माप कितने समकोण के बराबर होता है। तो ऋजुकोण कितना होता है भैया, 180 डिग्री को ऋजुकोण कहते हैं, यानी कि समकोण को कितना 90 अंश को कहते हैं। ठीक है, तो 90 अंश को 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 समकोण हो जाएंगे। ठीक है, 180 में 90 दूनी कितना होता है, 180 होता है ना, तो 2 समकोण हो जाएंगे, क्योंकि ऋजुकोण कितना है 180 डिग्री को ऋजुकोण कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दो संपूरक कोण मिलकर होते हैं, तो एक संपूरक कोण कितना होता है भैया, समपूरक यानी कि 90 डिग्री। दो संपूरक यानी 90 को जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योग होगा। जो त्रिभुज के सभी बहिष्कोण हैं उनका योग क्या होगा। ठीक है, तो बहिष्कोणों को देखिए, बहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360 होता है, और त्रिभुज के बहिष्कोणों यानी बहुभुज के बहिष्कोणों का भी 360 होगा, और त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग भी 360 होता है। ठीक है, तो 360 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब कहेगा त्रिभुज का तीनों भुजाओं का कोण 180 अंश होता है, तो बहिष्कोण भी 180 अंश हो जाएगा। तो ऐसा ना करिएगा साथियों, 360 ही होता है त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग, और बहुभुज के बहिष्कोणों का योग भी आपका 360 होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग होगा। अब देखिए यहाँ पे आप 180 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंतः पूछा गया है। ठीक है, ये त्रिभुज है, यानी कि अंतः यानी कि ये कोण आपके तीनों पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपके 180 अंश होंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए चूंकि यहाँ पे देखा गया कि चूंकि बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 गुणे 180 होता है। अब यहाँ पे आपको निकाला जाए कि बहुभुज के अंतः कोण कैसे निकालेंगे, तो आपको n-2 गुणे 180 कर देना है। ठीक है, नंबर ऑफ कोण करेंगे, उसमें 2 घटा देंगे और गुणे 180 कर देंगे। और फिर त्रिभुज के अंतः कोण का देखिए, नंबर ऑफ 3 है, त्रिभुज में 3 है, माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे, गुणे 180 कर देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुभुज कितना आएगा 180। तो आपको सूत्र प्रयोग करके भी दे दिए फॉर एग्जाम्पल कि ये सूत्र आपका कन्फर्म है, फिट है, इस सूत्र को याद कर लीजिए। ठीक है, 2 किलोमीटर 7 हेमी 5 डेमी में कितने मीटर होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है भैया। 2 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर हो गया। फिर 7 हेमी यानी कि कितना हो गया, 100 मीटर का क्या होता है आपका 1 हेमी होता है, तो 7 देखिए 100 मीटर में 1 हेमी होता है। ठीक है, 100 मीटर में 1 आपका हेमी होता है। ठीक है, तो 7 हेमी में 700 मीटर हो जाएंगे। फिर 5 डेका, तो देखिए 10 मीटर का 1 डेका होता है, यानी 1 डेका 10 मीटर का होता है। 5 डेका हो जाएगा, 5 गुणे 10 कर लेंगे, 50 मीटर हो जाएगा। अब इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2000 मीटर 700 मीटर 50 मीटर, टोटल 2750 मीटर आ जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखेंगे। एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक हो तो इसकी लंबाई कितने मीटर होगी। भैया देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए माना उस आयत की चौड़ाई x मीटर है, मान लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल आपका दिया है और लंबाई चौड़ाई 25% अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई से 25% अधिक है, यानी कि लंबाई आपकी ज़्यादा है, तो इसकी लंबाई कितने मीटर होगी, यानी कि ज़्यादा है तो कितने मीटर है। देखिए अब यहाँ पे देखिए हमको क्या आयत की चौड़ाई x मान लेना है। ठीक है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे 25/100 कर देंगे, 5x/4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे 5x/4 आपका क्या हो गया। देखिए x आपका क्या चौड़ाई है, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। चौड़ाई का मान आपका 5x/4 मीटर निकल के आ गया, लंबाई आपका x है। ठीक है, सॉरी
लंबाई आपका 5x/4 मीटर है और चौड़ाई आप हमने x माना था, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई x है, लंबाई 5x/4 है, दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए क्षेत्रफल आपका 500 दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 500 ये दिया हुआ है ऑलरेडी, 500 वर्ग मीटर दिया है ना, तो 500 गुणे बराबर कर लेंगे। देखिए 5x²/4 आ गया, लंबाई गुणे चौड़ाई का दोनों का गुणन क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब देखिए इनको आपको कुछ नहीं पक्षांतरण करके x² बराबर 400, 400 का आपका 20 मीटर वर्गमूल होगा, 20 वर्गमूल होगा, ठीक है। तो अतः एक आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी भैया, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, यानी चौड़ाई आपका 20 निकल के आ गया, लंबाई आपका 5x/4 होता है, ठीक है। x की वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पर 5 × 20/4 यानी 25 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई हो जाएगी। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में नीचे जाइए, वहाँ पे कर दीजिएगा। अगर समझ में आ गया हो तो एक गुड लक के एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा और सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राय विद्यार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। जो विद्यार्थी हैं दशमलव की संख्याओं में त्रुटि करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे 0.50 और 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, या कि आपका कक्षा में इस प्रकार से सवालों का अभ्यास का भाव, या कि आपका कक्षा रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का भाव, या शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना आपका क्या हो, त्रुटि हो रही है, क्योंकि प्राय विद्यार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि शिक्षार्थियों का क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना का होना, ठीक है। अगला देखेंगे। एक बच्चा दशमलव क्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे हैं, क्या हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर की कमजोर आपके चाछुक प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाछुक विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाछुक समन्वय, ठीक है। तो तीसरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का घड़ी की सुइयों में अंतर करना तथा इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों को हल करने में कठिनाई का तात्पर्य है कि उसकी सीखने में कमजोरी, चाछुक प्रकरण योग्यता होना, ठीक है, या चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानीयकरण, संगठन या चाछुक समन्वय प्रभावीकरण होता है, ठीक है, प्रभावित कर रही है। अगला देखेंगे। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग। शिक्षिका का उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए आप अध्यापक पर नियुक्त होते हैं, आप अपने बच्चों को चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहते हैं कि भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, अविकर्णों का प्रयोग आदि करते हैं। तो शिक्षा का आपका क्या उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या होगा, आप अध्यापक के तौर पर, ठीक है। तो क्या होगा, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थी की सहायता करना, ठीक है। जब आप भुजाओं का प्रयोग करेगा, कोणों का प्रयोग करेगा, विकर्णों का प्रयोग करेगा, तो क्या हो जाएगा, समझने में उसके विद्यार्थियों की सहायता मिलती है, ठीक है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश देंगे। अब कक्षा 4 में बिंदु रेखा का ज्यामितीय पाठ के लिए क्या आकलन के निर्देश देंगे आप, सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप में माप सकना, रेखा का नाम बता सकता है, परिशुद्ध रूप में सेंटीमीटर इंचों को रेखाखंड में माप सकता है और रेखाखंड के अंत्य बिंदु को चिन्हित कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन होगा कि रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है, क्योंकि कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन के निर्देश होंगे रेखा और रेखाखंड, किरण में अंतर करना और उन्हें परिभाषित करना, ठीक है, क्योंकि कक्षा 4 के छात्र हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, यह प्रश्न है। अब किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 24 प्राप्त होगा, ये कौन सा शर्त है, मुक्त अंक वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके लिए एक अधिक उत्तर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 6 चौको 24, 4 छंग 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी कई भी आपके निकल के आ सकते हैं। और किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, यह प्रश्न मुक्त अंत वाला है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने हेतु,
ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए, डायरेक्टली पढ़ूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मेरा गला भी शायद दर्द करने लगा, क्योंकि मैं लगभग 50 से 60 मिनट से आपको यह पूरा चैप्टर करा रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए करा रहा हूँ साथियों, ठीक है। तो विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा 3 के विद्यार्थी को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। क्या ले जाएगा? विभिन्न लंबाइयां और इकाइयां वाले रूलर या फुट्टा, नापने वाली छड़ या नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। क्योंकि कक्षा 3 के विद्यार्थी सामान्यतः लंबाई की इकाई के पूर्णतः परिचित नहीं होते हैं, अतः उन्हें लंबाई की इकाइयों के बारे में पढ़ाने के लिए दैनिक जीवन के उपयोग में किए जाने वाले लंबाई व इकाइयों वाले रूलर, पाने वाली छड़ी, नापने वाली पट्टी आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग उन्हें लंबाई की इकाइयों के बारे में बताया जा सकता है, ठीक है। अगला देखेंगे। सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि की योग कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले हो जाएगा, क्योंकि सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता से आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, तो भूमिका निर्वाह रोल प्ले। क्योंकि सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए भूमिका निर्वाह किया जा सकता है, ठीक है। गणित शिक्षण शास्त्र के 2 क्वेश्चन और बचे हैं साथियों। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, जो शेष होता है हमेशा विभाजक से कम होता है। उचित उपागम क्या होगा आपका? उचित उपागम होगा वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है वह विभाजक से कम है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये गणित पेडागोजी का। इसके बाद अभी बाल विकास के आपके 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, ठीक है। बाल विकास के तो हो गए क्वेश्चन, आपके ईवीएस के बचे हुए हैं, ठीक है, यानी पर्यावरण के भी 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है शतान परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिस्पर्धी यानी फीडबैक देना या प्रगति पत्रक को भरना। तो बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होगा, क्योंकि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों ने जिस भी प्रकार से प्रश्नों को समझा है उसमें कोई पद भूल तो नहीं आ रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि उदय शाही, अमर शाही, विदय शाही और क्या होगा साहेज सनीम, ये सब क्या है आपके? तो ये सब क्या है? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं, ठीक है। जो कि आपका देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपके पगड़ियाँ बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता है। जो ये पगड़ियाँ आपके चारों बांधता है वह व्यक्ति जो है छापदार कहलाता है। महलों में पहनी जाने वाले पगड़ियाँ को बखरकमा क्या है? बखरमा कहते हैं। ये भी आ सकता है कि महलों में जो पगड़ियाँ पहनी जाती है वो आपका बखरमा कहलाती है, ठीक है। और आपका कंकज सुना, ये नहीं आपने सुना होगा कि कंकश नुमा जो है चौफलिया हो गए, दुपलियाँ आदि टोपियों की शैलियाँ हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? कंकश नुमा, आपका चौफलिया, दुपलियाँ आदि टोपियों की शैलियाँ, उदयपुर की पगड़ी एवं जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है, ठीक है। दशहरे पर मदील पगड़ी पहनी जाती है। राजस्थान में के दशहरे पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो मदील पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है तो आपके बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज, आपका ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से आर्य ग्राम सभा के कार्य हैं? ठीक है, आर्य ग्राम सभा के कार्य कौन से हैं? पंचायत के वार्षिक लेखा का परीक्षण करना, सामाजिक आर्थिक विकास की योजना व कार्यक्रमों की स्वीकृति देना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु अब लाभार्थियों का पहचान करना या सामाजिक अंकेक्षण करना। तो आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, ये ईवीएस के इन्वायरमेंट के टॉप के जो मॉडल पेपर उसके 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है। रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा, मंजूषा, अग्निशामक यंत्र, अग्निरोधक प्रणाली या अग्निरहित यंत्र। तो क्या अग्निशामक यंत्र हो जाएगा, क्योंकि रसोई घर में जब अग्नि की सुरक्षा करी जाएगी तो अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और बता दूं, जो यह यंत्र होता है इसमें बेलनाकार लोहे का सिलेंडर होता है जिसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस सम्मिलित अवस्था में भरी होती है, जिससे आपका क्या होता है?
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो होती है वो क्या होता है, आग को बुझाने में काम होती है। और ओटी क्या होती है, आग में सहायक होती है, आग जलाने के लिए, ऑक्सीजन आपकी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात साथियों, अगर ईवीएस में कहीं भी प्रॉब्लम कुछ भी आए आपको, ठीक है, तो मैंने ईवीएस का लगभग 20 से 22 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, जिसमें आपके एनसीईआरटी के तीसरी क्लास, चौथी क्लास, तो तीन मतलब 3 क्लास 5, 3 से लेके 5 तक की क्लासे के बुक का पूरा निचोड़ मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपके हैं 2005 जो आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, उससे रिलेटेड जो है सारा कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल आपको इन्हीं छुट्टियों में केवल घर में बैठ के प्रैक्टिस करना है, कंपेयर करिए और 120 प्लस अपना स्कोर करिए और सिलेक्शन पक्का करिए, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक किया गया था? 73वें, 74वें, 47वें, 43वें। तो 73वें संशोधन अधिनियम के तहत पर पंचायती राज संस्थानों का संवैधानिक किया गया था, ठीक है। 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई, अर्थात पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शासन का संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, ठीक है। डिटेल से भी हम यहाँ पे बताते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऑब्जेक्शन भी कर देते हैं, सर ऐसा नहीं, गलत भी हो सकता है, ठीक है, तो हम डिटेल भी लेकर आते हैं। तो निम्न में से किस सदन में अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु पात्रता अपने सदस्यों से अलग है, ठीक है। किस सदन के अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु का किया गया है, तो क्या हो गया, उसमें राज्यसभा है जिसमें अपने सदस्यों से अलग है, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा सदस्य न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, परंतु राज्यसभा यानी कि भारत के उपाध्यक्ष के लिए आपका 35 वर्ष है, ठीक है। किसका, राज्यसभा का सदस्य के लिए 30 वर्ष है, लेकिन सभा अध्यक्ष बनना है आपको तो 35 वर्ष है, ठीक है। अगला देखेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं, क्योंकि विद्युत जनित्र का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश की प्रकृति के विषय में आधुनिक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की होती है केवल तरंग प्रकृति होती है, केवल कणिका, द्वैत अर्थात कणिका तथा तरंग दोनों, ठीक है। द्वैत प्रकृति उसे बोलते हैं जो कण और तरंग आपके दोनों हो, ठीक है, दोनों की प्रकृति हो, ना तो कण हो ना तो तरंग हो, ठीक है। तो प्रकाश की प्रकृति के विषय में आधुनिक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की क्या होती है, द्वैत अर्थात कणिका तथा तरंग दोनों होती है, तो द्वैत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं, ठीक है। खाना पकाने का तरीका होता है, पहले सेंकते हैं, फिर तलते हैं, फिर भून कर, ये आपके खाना पकाने का तरीका होता है कि सेंक कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, ठीक है, तलकर भी कुछ चीज़ें खाते हैं, बहुत ही चटपटा खाने का मन करता होगा छुट्टियों में आजकल, भूनकर भी जैसे भरता वगैरह बनाते हैं, चोखा वगैरह तो भूनकर बनाते हैं, इसी तरीके से आपका खाना पकाया जाता है, रोटियाँ आपका सेंकी जाती हैं, ठीक है। सीएनजी की संक्षिप्त रूप है, इसका क्या नाम है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपको सीएनजी को बोलते हैं, ठीक है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इस गैस का उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में होता है। इन वाहनों में प्रयुक्त अन्य ईंधन की अपेक्षा न्यूनतम प्रदूषण होता है, यानी प्रदूषण की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है, सीएनजी में। और एलपीजी का होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जो आपके रसोई घर में यूज होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन है? अक्षय का मतलब होता है जिसका, अक्षय ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जिन्हें एक बार प्रयोग करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। अतः सूर्य, वायु, जल अक्षय ऊर्जा संसाधन के अंतर आएंगे, लेकिन पेट्रोलियम क्या है, संसाधन नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या संसाधन नहीं दिया गया है, तो पेट्रोलियम क्या एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूर्य की ऊर्जा को किया जा सकता है, जल को भी किया जा सकता है और वायु को भी यूज किया जा सकता है दोबारा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम आपका नहीं होगा। अगला देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ यानी कि एनजीओ समर्पित है? तो WWF फॉर नेचर भारत, ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन WWF फॉर नेचर भारत आपका क्या है, वन्य जीव संरक्षण पर आबकारी संघ एनजीओ समर्पित है। WWF क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर होता है संस्था। देखिए नाम भी पूछा जा सकता है कि WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेड, वर्ल्ड वाइड फंड, या दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर संस्था भारत में विश्व स्तर पर एनजीओ जैसे गैर सरकारी जो संस्था होती हैं उन्हें एनजीओ कहा जाता है, ठीक है, रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है।
तो चना, चना आपकी खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है, क्योंकि खरीफ की फसलें हर साल मार्च से जून तक में महीने में उगाई जाती हैं। मार्च से जून तक आपके खरीफ की फसलें कहलाती है। ऐसी फसलों के नाम जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां, मूंग और उड़द, चना एक क्या है, रबी की फसल है ये, ठीक है। अगला देखेंगे, सवाई राजा जय सिंह की नई राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? सवाई राजा है जो जय सिंह की नई राजधानी निम्नलिखित कौन थी? तो जयपुर थी, ठीक है। सवाई राजा जय सिंह के जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की थी। 1722 में उन्होंने एक सूबेदार को आगरा की जिम्मेदारी दी, उसे महत्वपूर्ण प्रांत का आगरा पर शासन करने के लिए नियुक्त किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? तो राव लूणकरण, तो आपका क्या है, राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, क्योंकि आपका राव लूणकरण या बीकानेर की दानशीलता की तुलना कर्ण से की है। बिट्ठू सजा ने अपनी पुस्तक राव जैसी राजछंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है, ठीक है। तो राव लूणकरण क्या है, कलयुग का कर्ण कहा गया है। अगला देखेंगे, इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान है। तो इमारती पत्थर के उत्पादन में कौन सा है, प्रथम है, क्योंकि इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान है, जबकि राज्य में जोधपुर का आपका कौन सा, ठीक है। अब देखिए पद में राज्य का, देखिए किस राज्य का है, तो मैं बता दूं ये राजस्थान राज्य का है, ठीक है। राजस्थान जहाँ पे जो कि जोधपुर दिया गया है, ठीक है। तो राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थान है आपका पत्थर के उत्पादन में, ठीक है। और इसमें क्या है, जोधपुर आपका इसका है। ध्यान रहे, बादामी जैसे पत्थर हैं, बादामी पत्थर जोधपुर, सलेटी पत्थर अलवर है, गुलाबी पत्थर भरतपुर है, काला पत्थर है घिया पत्थर डूंगरपुर है, गेरू पत्थर चित्तौड़गढ़ है, कोटा स्टोन कोटा है, लाल पत्थर धौलपुर करौली में मिलते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, राज्यसभा में पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है। तो क्या है, बूंदी शैली नाम है, ठीक है। अगला देखेंगे, राजस्थान का राज्य पुष्प है, राजस्थान का राज्य का पुष्प है रेहड़ी है, ठीक है। सभी अपने राज के पुस्तक होते हैं, ठीक है, राज पुष्प होते हैं, ठीक है। तो रेहड़ी आपका है। अगला देखेंगे, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो भरतपुर माना जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, राजस्थान में रेलवे भर्ती मंडल कहाँ है? तो अजमेर में है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। देखिए जो अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य होगा पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ठीक है। अगला देखेंगे कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? उपाय होगा सर्वोत्तम की अनियमितता के कारण पता करना और समीर के परामर्श देना, ठीक है। अगला देखेंगे, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा? तो साथियों, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय क्या है, उपलब्ध कराना, ठीक है। अगला देखेंगे, कुछ नहीं 5-6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? ठीक है, तो आपका जो 4th ऑप्शन है ये आपका सही तरीका होगा। डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट, फिर प्रश्न लिखना, फिर उनका संपादन करना और अंक लिखना, ठीक है। अगला देखेंगे, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट आपको वीडियो आए तो वो पहला आपको व्यूअर होना चाहिए, ठीक है। एक कक्षा के अनुभाग आपको पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों को रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थी ने एक बेहतर सीमा का तक प्रकरण में समझ लिया। ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? ऐसा होने का हो सकता है कि 10 शब्द सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, शामिल करना
खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना, मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण यश है। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थी को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां कराने के लिए कहती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इंगेज और एक्सप्लोर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सही होगा, बाकी आपके गलत हैं। कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अगला देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? कि बच्चों को स्वयं सीखने की योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों का पैना करने, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित किया है? तो आपको कहे विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना हो जाएगा। साथियों, अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं और आप वाकई में सिलेक्शन पाना चाहते हैं। जिन्होंने बीच में ही वीडियो छोड़ दिया होगा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं करना चाहते। अगर आप वीडियो अंत तक देखे हैं तो आप अपने माँ बाप यानी माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। और लास्ट क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, तो कौन हो जाएगा भैया? सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक, निदानात्मक या इकाई? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक कौन है आपकी? क्या हो जाएगा? निदानात्मक मूल्यांकन एक तकनीक है आपकी। ठीक है, तो साथियों कुछ नहीं करना, बहुत ही अच्छी बात है। अगर वीडियो इतना देख ही लिया है, पहली बार आए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा, साथ ही में लाइक भी कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा सपोर्ट के तौर पर, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, हमारा सपना शिक्षक हो अपना। जितने भी व्यूअर हैं आज देखे हैं वो ज़रूर यहाँ पे सिलेक्शन पाएंगे और उनका मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप लोग यहाँ पे स्टडी करते रहिए चैनल में। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो मुझे आप क्या करेंगे, किसी कमेंट बॉक्स में या किसी में व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर दे दिया, किसी वीडियो में पढ़ा होगा तो वहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नंबर भी दे दूँगा। मैं आपका वीडियो यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा कि ये हमारे चैनल के हैं, ये हमारे चैनल के महारथी हैं जिन्होंने सिलेक्शन पाया है, अच्छा कोशिश की, अच्छा प्रयास किया। ठीक है साथियों, तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए ठीक है, तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं साथियों।